नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दावेदारों की जो एक लिस्ट है, अभी से दावेदारों की लिस्ट उभरने लगी है कि कौन कहां से दावेदारी पेश कर रहा है। हालांकि चंदूलाल साहू जी ने अभी तक दावेदारी पेश नहीं की है, लेकिन महासमुंद लोकसभा जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से चंदूलाल साहू जी को एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। मैं आपको चंदूलाल जी के विषय में एक बात बता दूं कि चंदूलाल जी ने आज तक जो भी चुनाव लड़ा है, उन्हें आज तक किसी भी चुनाव में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा है, हमेशा विजयी हुए हैं। चंदूलाल जी के विषय में दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि इतने सौम्य व्यवहार के जो जनप्रतिनिधि है, सौम्य व्यवहार के नेता हैं कि जिसके साथ भी यदि कोई भी फरियादी आता है या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर इनसे मिलने आता है, सर जब सांसद भी थे तो बड़े आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से उससे बातचीत करते थे और उसकी समस्या को सुनते भी थे और तत्काल उसका निराकरण करने की दिशा में कदम भी उठाते थे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू जी से। सर, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। सबको नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहला सवाल, दावेदारी आपने अभी तक नहीं ठोका है, लेकिन आपको यह बता दूं सर कि इस लोकसभा में सबसे प्रबल दावेदार के रूप में आपके नाम को देखा जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखो, भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रकार से दावेदारी की आवश्यकता नहीं है। हमारे में ऐसे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करती है। इसके साथ साथ कौन जीतने वाला कैंडिडेट है उसके हिसाब से टिकट दिया जाता है। दावा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले सांसद रहा हूँ, अभी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे दावा करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेगी, मेरे प्रति जो भी आदेश देंगे, जो जिम्मेदारी देंगे, उसको मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। सर, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि सर जब पत्रकार एक सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं पत्रकार बेस के स्तर पर सवाल पूछता है, बेस बनाकर सवाल पूछता है। सर, आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पुराने कैंडिडेट पे भरोसा जताया था, जिनकी टिकट काट दी गई थी पूर्व में, और अधिकांश लोग जीत कर भी आए थे। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है सर, आप भले हमसे आप हमारे कैमरे के आगे नहीं कहेंगे, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं आप एक प्रबल दावेदार के रूप में आपकी दावेदारी पेश हो गई है और आप ही लोकसभा से, महासमुंद से आप ही बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है सर। अब ज्यादा देर मत कीजिए सर, हमारे कैमरे के आगे बता दीजिए। देखिए, ये मैं नहीं जानता कि मुझे क्या जिम्मेदारी पार्टी देगी। मैं एक कार्यकर्ता के नाते हर समय सक्रिय रहता हूँ। जिस दिन मेरा टिकट कटा, इसके पहले भी, तो उस समय भी मुझे कोई निराशा नहीं हुई। पार्टी जो निर्णय लिया वो सिरोधार्य है। मुस्कुराने वाली बात है कि मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा खुश रहना सीखें, और जो खुश रह के काम करते हैं वो सफल होते हैं। आप अभी जैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, अभी फिर मुस्कुराना चालू कर दिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट का राज क्या है सर? थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए ताकि हम भी ऐसे मुस्कुराते रहेंगे। ये मेरा स्वभाव है। मेरा सोच हमेशा सकारात्मक रहता है। अगर कहीं हम असफल होते हैं, कहीं अगर निराशा हाथ लगती है या कोई दुख की बेला भी आती है, तो वो ये सोच कर कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो निश्चित रूप से वो समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है। लोग हमेशा खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है? बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत हुए, उनको भी विपरीत स्थिति झेलना पड़ा, लेकिन फिर उसको चाहे हंस कर टालो, चाहे रो करके उसको टालो, जैसे भी वो तो टले गई। इसलिए मैं अपने सिद्धांत बना लिया हूँ कि हमेशा खुश रहो, लोगों को खुशी बांटो और खुशी दो, कभी किसी को टेंशन मत दो। ये मेरा मुख्य मूल उद्देश्य है। सर, 5 साल अभी आपके नाम के आगे पूर्व सांसद, आप निवर्तमान सांसद हो गए थे, तो 5 साल का जो समय था सर, उसको आपके हंस के टाला आपने कि रो के टाला? देखो, हंसने रोने वाली बात नहीं है। मुझे पार्टी ने एक जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपा था। वो जिम्मेदारी ये है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाया। मैं मध्य प्रदेश लगातार दौरा किया, लोगों के बीच रहा, कार्यकर्ताओं से वार्तालाप भी हुआ, तो कहीं पे दुख होने वाली बात ही नहीं है। हम काम करते हैं, पार्टी ज्वाइन की है तो हम पार्टी काम करने के लिए किए, और ये पार्टी हमें पसंद इसलिए है कि राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीयता को लेकर के, राष्ट्रीय बोधपूर्ण भावना लेकर के काम कर रही है। और देखो, आज मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर के चंद्रमा तक तिरंगा फहरा दिया। आज अयोध्या में जो संभव ही नहीं था, ऐसा भव्य भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर बनकर तैयार हो गया, और 22 तारीख की मूर्ति स्थापना भी होगी। तो ऐसी स्थिति में हम जिस पार्टी के हैं, निश्चित रूप हम दाव के साथ कह सकते हैं, मोदी जी के आने के बाद में विकास और विश्वास का वातावरण कायम हुआ। मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ और सबका विकास, वास्तव में ये कारगर भी साबित हुआ है। पहली बार जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो पहला ही उनका स्पीच था कि मेरी सरकार
गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित लिए समर्पित रहेगी। और वास्तव में आज उसी के हिसाब से जितनी भी योजनाएं बढ़ रही है उसको केंद्र बिंदु मान करके किया है। और उसी के परिणाम है कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल करके गांव गांव में सभी अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, और उसका बहुत शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। मैंने योजना धरातल में कैसे पहुंचे, जिसके लिए योजना बनी है वहां तक कैसे पहुंचे, ये मोदी जी की सोच है, उसमें हम सफल हो रहे हैं। अच्छा साहू साहब, एक चीज बताइए, आपने कहा कि मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, ओबीसी का, मैं कार्यकर्ताओं से मिला, मेरा समय निकल गया। आप जिस दिन टिकट आपका काट दिया गया था उस दिन आप कहाँ थे? और जब टिकट कटने की जब घोषणा हुई, थोड़ा सा भी कहीं पे दुख हुआ होगा, भाई मेरा टिकट काट दिया गया है, थोड़ा सा उन लम्हों को हमारे कैमरे के आगे बताइए। मैं राज्य में ही अपने निवास में था, लोग बड़े परेशान हो गए, मुझसे मिलने आए, घर वाले भी परेशान हो गए। अब मुझे भी थोड़ा सा दुख लगा। कितना दुख लगा? मुझे लगा कि 5 साल में इतना मेहनत किया, मैं टिकट कैसे कट गया। फिर माननीय सौदान सिंह जी का फोन आया, कहा कि भाई इस समय एक निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को इस समय टिकट नहीं दे रहे हैं और कहीं न कहीं जिम्मेदारी देंगे। तो फिर पुनः खुशी वापस आ गई कि चलो भाई सिर्फ चंदूलाल का टिकट नहीं कटा है बल्कि सबका टिकट कट गया। उनमें से माननीय रमेश बैस भी है जो राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, माननीय विष्णुदेव साय भी थे जो अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं, और कुछ लोग अलग अलग जिम्मेदारी में सब हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और मतलब सर आप इशारा ये दे रहे हैं कि जैसे रमेश बैस जी और राज्यपाल बन गए हैं, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे भी केंद्रीय मंत्री के पद पे बिठाया जा सकता है। आप मेरे मतलब आप ये संकेत दे रहे हैं? नहीं, मेरा संकेत नहीं है। मतलब पार्टी जिम्मेदारी उस हिसाब से जिसकी जो योग्यता है, जिस बात से सक्रियता है, उसके हिसाब से पार्टी दोनों का टिकट काटा गया, दोनों को बड़े बड़े पद में बिठाया गया, तो आने वाले दिनों में आपका भी नंबर है क्या, माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। 10 लोगों में 2 लोगों को जिम्मेदारी दिया गया, वो मैंने गिनाया। मतलब किस्मत कब किसको कहाँ ले जाती है, पार्टी जिम्मेदारी दी है, उसको काम करते रहो, तो निश्चित रूप से पार्टी उसका महत्व समझती भी है और उसके हिसाब से जिम्मेदारी देते भी हैं। चलिए साहब, हम मान लेते हैं कि हम आने वाले मतलब भावी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं, मैं मान रहा हूं, मैं आपको मानने के लिए नहीं कह रहा हूं। चलिए एक सवाल और करते हैं महोदय आपसे। ये बताइए महोदय, आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक आरोप आपके ऊपर ये भी लगता है कि राजनीति के चाणक्य ने अभी जो राजिम विधानसभा में जो चुनाव हुए जिसमें आपको बीजेपी के रोहित साहू जी ने जीत दर्ज कर लिया था, लेकिन राजनीति के चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति को वहां से दूर कर दिया था, इस तरह का आरोप चंदूलाल साहू जी के ऊपर लगता है। साहू जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि मुझे चाणक्य बोल रहे हैं। मैं चाणक्य के संबंध में तो दूर दूर से मेरा कोई वास्ता नहीं है और ना ही इतना मैं महान हूं। मैं बताऊंगा आपको, मैं राजनीतिक जो गलियारे होती है उसमें लोग आपको चाणक्य क्यों कहते हैं, अगले सवाल में इसको भी आपको बताऊंगा, पहले इसका जवाब लेना चाहूंगा। रोहित साहू को टिकट मिला, बहुत लोगों ने विरोध किया जो पसंद नहीं किया। आपने भी किया था क्या? मैं विरोध नहीं किया। मैंने कहा पार्टी का आदेश शिरोधार्य, और मैंने प्रथम दिन से ही कह दिया था कि पार्टी ने जो निर्णय लिया बहुत सोच समझ के निर्णय लिए होंगे, और इसलिए हम टिकट मिलने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपने जो वर्तमान में विधायक है रोहित साहू जी को फोन लगाया था, उनको क्या कहा था आपने? मैंने कहा रोहित साहू जी, जिम्मेदारी तुमको मिली है, तुम दमदारी से चुनाव लड़ना और तुम जीतोगे, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बधाई भी दिए थे। क्या मानते हैं आप, अमितेश शुक्ला कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में 58,000 वोट से उन्होंने जीत दर्ज किया था, लेकिन अभी लगभग 12,000 वोट से चुनाव हारना, क्या कारण रहा? चंदूलाल साहू जी इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो रोहित साहू की जीत पर राजिम विधानसभा से आम जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ 5-6 लोगों के छोड़ करके सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया। इसके साथ साथ अमितेश शुक्ला के जब नाम आपने ले दिया, मैं तो नाम लेना नहीं चाह रहा था, अमितेश शुक्ला विधानसभा के विधायक लायक नहीं है। क्यों नहीं है सर? कारण भी बता दीजिए। की स्थिति कारण से वो 3 बार विधायक बन गया और 3 बार जीते, 3 बार हारे, इसलिए नहीं है बोल रहा हूँ। वो शुरू से ही श्याम भैया ने ऐसा किया, वो किया ना, उनको राजिम विधानसभा क्षेत्र के भूगोल के बारे में मालूम है, न तो वहाँ की क्या समस्या है, उसके कोई सरोकार नहीं है, किसी से कोई लेने देने नहीं है। और सबसे अयोग्य कहने की वजह यह है कि राजिम विधानसभा क्षेत्र का विधायक राजिम का रहने वाला होना चाहिए। वो आज तक उनके पिताजी शासन किए,
उनके पिताजी नेतृत्व किए, 7 बार विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी बने, फिर भी यहाँ कोई निवास नहीं बनाया। अमितेश शुक्ला भी आ गए, जबकि स्थानीय बहुत से कांग्रेस वाले और लोग योग्य लोग हैं, और वो रायपुर से नियंत्रण करते हैं, किसी कार्यकर्ता को पहचानते नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, ये कांग्रेस वाला है, ये भाजपा वाला है, जो वोट कम मिला है, इस गांव में नहीं जाऊंगा, इस कार्यक्रम में अटेंड नहीं करूंगा, इस टाइप के भावना रखने वाला विधायक लायक नहीं होता। विधायक बनने के बाद में कोई भी पार्टी का हो, कोई भी गांव में वोट मिले ना मिले, आप वहां के नेतृत्व करता हो और वहां की जो समस्या है उसका समाधान करने का आपका दायित्व बनता है। वो दायित्व नहीं निभाया, इसके कारण से वो बुरी तरह से हार गए। अच्छा महोदय, आपने जैसे मुझे कहा था कि राजनीति के चाणक्य मुझे क्यों कहा लोग कहते हैं, या कौन कहता है मुझे पता नहीं, मैं उसका कारण आपको स्पष्ट कर देता हूं। आपको राजनीतिक का चाणक्य इसलिए कहा जाता है कि आपने अब तक जो भी चुनाव लड़ा है, कहीं भी आपको हार का सामना करना नहीं पड़ा है। जहां तक मेरा नॉलेज सही है कि गलत है, बताइए। एकदम सही है। हाँ चलिए, फिर से अब मैं सवाल बता रहा हूं आपको, महोदय जवाब देंगे, अब जवाब आपसे लूंगा। आपने कभी भी अब तक हार का मुंह नहीं देखा है, किसी भी तरह का चुनाव लड़ा है, और आपके कार्यकर्ता ये कहते हैं महोदय, आपके कार्यकर्ताओं के मुंह से मैंने सुना है, उस सवाल को मैं आपसे पूछ रहा हूं। उनका कहना है कि जब चंदूलाल भैया जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका मैनेजमेंट का तरीका, उनका काम, कौन से कार्यकर्ता, नाराज कार्यकर्ताओं का कैसे साधना है, उनका तरीका भी उनका अनूठा रहता है। इसीलिए आपको राजनीति के चाणक्य की संज्ञा आपके बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों ने दी है महोदय। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप हैं राजनीति के चाणक्य। अब मुझे चाणक्य जी ये जवाब मुझे दीजिए आप, मैं आपको सवाल करूंगा, जवाब ये चाहिए कि आखिर जब भी आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मैनेजमेंट कैसा होता है, आप क्या मतलब जो बूथ लेवल की जो जिम्मेदारी होती है, आखिर कितनी कसावट रहती है आपके चुनाव लड़ने के दौरान, जिसके चलते अब तक आपने हार का मुंह नहीं देखा है, ये जानना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये, कोई भी जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि चुनकर के आता है तो वो अपने क्षेत्र पर पूरा ध्यान रखे, उनके सुख दुख के भागीदार बने, और प्राय जहाँ जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए तत्परता के साथ में भिड़े। ये मेरा मूल मंत्र है। मैनेजमेंट वाली बात है कि मैनेजमेंट हमारे कार्यकर्ता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक बहुत शानदार संगठन तैयार है। उन संगठन के माध्यम से हम चुनाव जीतते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई योग्यता नहीं है, हमारे कार्यकर्ता हमें जिताते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं। यह है कि कार्यकर्ताओं से हम हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं। कोई भी मेरे घर आने के बाद में निराश नहीं लौटते, क्योंकि बार-बार उनसे बात करते हैं, वो कैसे आए हैं, क्या है, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उनके कोई दुखी है तो उनके घर भी जाकर के ढाढ़स बनाते हैं। ये लगातार हमारा 5 साल तक लगातार चलते रहता है। इसके कारण से कभी मुझे हार नहीं मिली। मैं 83 में पंच था, 96 में मैं, उसके बाद बहुत गैप हो गया, मैं सर्विस में चला गया। 96 में मैं कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव लड़ा, उसमें जीता। 99 में मैं मंडी का डायरेक्टर के चुनाव लड़ा, उसमें जीता। उसका 2003 में विधायक, 2009 में सांसद, 2014 में पूरा सांसद बना। मतलब जहां भी मौका मिला हमेशा जीत के ही परचम लहराया आपने। हाँ, ये बात सही है कि मुझे हार कभी नहीं मिली, लगातार मैं जीतते रहा हूँ। अब इस समय भी टिकट कटा था, इसलिए अपन बाजू हुए हैं, तो बाजू हुए नहीं है, और पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसका जिम्मेदारी पूर्ण निर्वहन करते हैं। महोदय एक सवाल मन में आ रहा है, पूछ लूं क्या? पूछ लो, अनुमति है? बिल्कुल पूछ लो। हाँ। आपके जो वर्तमान सांसद है चुन्नीलाल साहू जी, क्षेत्र के लोग कहते हैं महोदय, मैं किसी भी गांव में जाता हूं, गांव में भी चर्चा होती है कि चुन्नीलाल साहू जी ने चुनाव जीतने के बाद देवभोग आके उन्होंने ये वादा किया था कि महीने में 2 बार मैं देवभोग आऊंगा, लेकिन वो देवभोग में नजर नहीं आए, अब देवभोग क्षेत्र के दौरे पर नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उनको लेकर नाराजगी है। इसको लेकर पूर्व सांसद जी चंदूलाल साहू जी क्या कहना चाहेंगे? असमंजस की स्थिति में है, लग रहा है आपके चेहरे का जो भाव है बता रहा है, जवाब लेना चाहूंगा। कोई असमंजस की स्थिति में नहीं हूं मैं। हर जनप्रतिनिधि का, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पंच हो, सरपंच हो, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। तो वो उनके स्वभाव क्या है, कैसा है, मैं नहीं जानता। ज्यादातर कोई कार्यक्रम में एक साथ में होते हैं, साझेदार होते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल के गए, क्या है, वो तो मैं नहीं जानता। वो आप बोल रहे हो, तो जो बोले हैं उसका वादा निभाना चाहिए, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। यहाँ आते हैं नहीं आते हैं, और वैसे मेरे हिसाब से मेरी जानकारी में या पेपर में भी पढ़ने को मिलता है, वो लगातार इस क्षेत्र में आते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं।
चलिए, आप मतलब कहीं ना कहीं अपने सांसद को बचाते हुए महोदय, आपने मेरे सवालों को साध लिया और अपने सांसद को बचा लिया। चलिए कोई बात नहीं महोदय, ये जानना चाहूंगा आपसे, आपने राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, ऐसा कोई पल है क्या महोदय जो आप राजनीति में रहते हुए आपके जीवन का ऐसा कोई पल है क्या कि एकदम ज्यादा आपके ऊपर, आपके सामने एक पहाड़ जैसा कोई समस्या आ गया यार, एकदम ज्यादा आप परेशान हो गए, ऐसा कोई पल है क्या जिस पल को आप हमारे कैमरे के सामने आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष तो आते रहता है और संघर्ष के द्वारा ही परास्त किया जाता है। एक पल मेरा आया कि मेरा एक बड़ा लड़का का एक घटना में निधन हो गया, वो पल सबसे मेरे लिए कठिन था और उसमें मैं टूट भी गया। बहुत बड़ा मुश्किल से परिवार पुनः संभला है, बहू है, उनकी तरफ से एक मेरा नाती भी है जी, और नाती तो भी पढ़ा है, 10 साल का है जी, बहू को मैंने दोबारा शादी कर दिया जी, और जो दामाद मिला है, जी, या दामाद कहूँ या बेटा कहूँ, जी, बहुत शानदार मिला है, जी, उसकी पूर्ति हो गई है। जी, दूसरा बेटा नौकरी में मना कर दिया, मैं घर में मेरे साथ रहता है जी, और सिर्फ ठेकेदारी अपने बलबूते पे काम करता है। जी, तो वो पल भी टल गया, दूसरा बेटा उसका नाती भी आ गया, जी, तो लगभग वो दुख को भूला जैसा हो गया। जी, भूल तो खैर जिंदगी में नहीं पाएंगे, जी। लेकिन ठीक है। सर, मैं अपने चैनल की तरफ से सबसे पहले तो सर मैं समझ सकता हूं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा गम का चीज होता है, एक पिता इन चीजों को जिंदगी भर भूल नहीं पाता सर। लेकिन मैं आपका तारीफ भी करना चाहूंगा सर कि जिस तरह आपने ये नहीं समझा कि मैं ससुर हूं, आपने ये समझा कि मैं किसी बेटी का बाप हूं और आपने अपनी बहू की शादी दूसरी जगह करने का एक बड़ा निर्णय लिया सर, उनके जीवन का संवारने का काम किया। इसके लिए सर लोकल टीवी आपको जितना भी धन्यवाद दे सर कम है। सर चलो फिर से सवालों में आते हैं, पटरी में आते हैं। फिर से थोड़ा सा भावुक पल था, मानता हूं सर मैं। सर महासमुंद लोकसभा में आपकी जो दावेदारी है, उस दावेदारी को आप कितना मजबूत मानते हैं? क्या लगता है सर आपको कि पार्टी आपको मौका देगी? क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैं पहले भी कहा हूं, कोई दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया जाता। जो लोग करते हैं तो ऐसे टिकट मांगने का सबको अधिकार है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी पुनः बोल रहा हूं आपको कि पार्टी जो निर्णय ले मुझे शिरोधारी है। जिस प्रकार राज्य विधानसभा के बारे में आपने पूछा, बताया, तो वैसे हम काम किए। मुझे स्टाफ पर जगह भी बना दिए, तो अन्य नेता आते थे उनके छत्तीसगढ़ दौरा किए। बाकी समय में राज्य में कैसे जीता जाए रणनीति बनाते रहे और जीत मिली, तो उसी प्रकार से भी जो जिम्मेदारी देंगे, जिसको भी देंगे, और वो जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। सर, आप राजनीति में बहुत अनुभवी नेता हैं और आपका अनुभव भी एकदम हर चीजों में आपका एक अनुभव अलग ही है। सर, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, बिंद्रा नौगढ़ आपका 15 साल का गढ़ था, आखिर 15 साल का आपका गढ़ है सर, कैसे आपका गढ़ दरक गया? सर आपको ये भी बता दूं सर कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी भीतरघात का आरोप लगा है, तो आपको क्या जानकारी मिली थी क्या सर कि कहीं भीतरघात हुआ है जिसके चलते हम बिंद्रा नौगढ़ हार गए? क्या कहना चाहेंगे चंद्रलाल साहू जी? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद बिंद्रा नौगढ़ से हम वंचित हुए, ये वास्तव में कल्पना से बाहर हो गया। हम तो जीतेंगे सोच रहे थे और बहुत कम वोट से हम चूक गए। अब चूकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और समीक्षा कल उसका बैठक भी बुला रहे हैं, तो बैठक में बैठेंगे और सब चीज़ मैं जान जाऊँ ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे कारण हैं और जिसके कारण से अब वो हार मिली है, उसको स्वीकार करते हैं। सर, आप तो अनुभवी नेता हैं। मेरे चैनल में आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हो, अलग मैटर है सर, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है सर कि कहीं ना कहीं कोई खेल हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गणित, जहां बैठना तो गणित फिक्स नहीं बैठ पाया और आपके नेताओं ने खेल बिगाड़ दिया। तो ऐसी जानकारी आपको मिली होगी सर, लेकिन आप कैमरे के आगे कुछ कहने से बच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बचने वाली क्या बात है। जो है आप देख रहे हैं, हार गए, बहुत कम वोट से हार गए और पुनः इसके बारे में अपन तैयारी करके वो गलती ना दोहराई जाए जिसमें हमको हार मिलती है। जबकि विपरीत स्थिति में इससे विधानसभा सीट को हम जीतते हैं, इस समय उल्टा हो गया। तो संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है। आज हम हार गए हैं, कल फिर जीत जाएंगे और जहाँ गलती हुई है उसको ठीक कर लेंगे। सर, यहाँ के जो कांग्रेस के जो विधायक हैं जनक ध्रुव जी, ये कह रहे हैं सर कि बीजेपी ने 3100 रुपए देने का वादा किया। 3 दिसंबर को बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई थी, सरकार भी 10 दिन के बाद बना लिया था, लेकिन आज तक किसानों के खाते में 3100 रुपए जो दिया जाना था, मात्र जो एमएसपी दर पे खरीदी की जा रही है, 3100 रुपए नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने आपकी सरकार को ठगेश सरकार कहा है। चंदूलाल साहू जी क्या कहेंगे? मोदी जी की गारंटी और गारंटी की पूरा होने की गारंटी है। जो भी हमने वादा किया है उसको निभाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोल चुके हैं।
एक महीना 1.5 महीना में अगर इस प्रकार से कोई बयानबाजी कर रहा है तो मैं समझता हूँ को राजनीतिक क्षेत्र में अप्रशिक्षित होगा या नया नया होगा, जिसको बोलने के लिए कोई मुद्दा ना हो। तो ऐसा बयानबाजी उचित नहीं है और इसको हम पूरा करेंगे और पूरा 21 क्विंटल पूरा वादा निभाएंगे। मातारी बंधन योजना उसको वादा निभाएंगे और इसी के चलते लगातार भी कार्यक्रम जारी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट बैठक किए थे, अयोध्या दर्शन वाली बात है, तो अयोध्या दर्शन भी हम करने के लिए 25 जनवरी से 25 मार्च तक तय कर लिए हैं। तो हम जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। कांग्रेस पार्टी वादा करके मुकर गई। कांग्रेस पार्टी पूरा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रही। कांग्रेस पार्टी 5 साल में क्या किया, कितने भ्रष्टाचार किए, कितने वादे को निभाया, वो छत्तीसगढ़ जनता अच्छी तरह जानती है। हनुमान क्या ध्रुव, जनक ध्रुव है, चाहे कोई ध्रुव हो, जनक ध्रुव, हाँ जनक ध्रुव हो, इनको इस संबंध में कोई बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि धोखा से जीत गया समझता हूं मैं। और अभी तो सरकार देखो ना, अभी क्या हम विकास करेंगे और 5 साल आपने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह ने तो 15 साल में जो विकास हुआ, छत्तीसगढ़ जो आगे बढ़ा है, तो उसको आप देख लीजिए। तो सिर्फ बोलने पर से कुछ नहीं होता, ऐसे इन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो जो गारंटी दिए हैं वो गारंटी पूरी होगी। सर, विपक्ष तो हमेशा आप लोगों पर ये भी आरोप लगाता है कि भगवान राम के नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं। भगवान राम आस्था का केंद्र है, पूरा हिंदुस्तान के लोग आस्था पूर्वक उसको मनाते हैं, लेकिन ये इनके आका शुरू से ही भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं और इसी के चलते उनकी दुर्गति भी हो रही। लगातार वो आउट होते जा रहे हैं, कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, माने इनकी कहीं स्थिति नहीं है। अभी भी भगवान राम के वो मंदिर में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, इनकार किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको भगवान के प्रति आस्था भी नहीं है, भगवान राम को मानते भी नहीं है। और इसी के चलते जब सेतु तोड़ने का नंबर आया तो उस समय राम के अस्तित्व को नकार दिया था, काल्पनिक कहा था। और लगातार इनके जो गठबंधन है वो लोग राम को उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं। तो जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं होगा, किसी काम का नहीं रहेगा। राम के आस्था साहब कुठाराघात करने वाले कहीं के नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस की समापन की स्थिति है। सर, करीब 27-28 दलों ने एक गठबंधन तैयार किया है आपके एनडीए के खिलाफ। क्या लगता है सर, उसका असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? पहली बात, इनका गठबंधन बेमेल है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई इनका उद्देश्य नहीं। सिर्फ ये कह देना कि मोदी को हटाएंगे। अरे भैया, मोदी क्यों हटाओगे? मोदी जी आज हमारे भारत देश की नहीं बल्कि विश्व के नेता बन गए हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। और रेटिंग अगर देखा जाए, अलग अलग कंपनियां जो सर्वे करती है उसमें बहुत अंतर है। पहला नंबर में मोदी जी है। मोदी जी की प्रशंसा आज विदेश के नेता लोग कर रहे हैं, आनर दे रहे हैं। और यहाँ के विपक्ष वाले अभी तक समझ नहीं पाए कि मोदी जी है क्या। अभी लक्षद्वीप मालदीव पर चला, लक्षद्वीप एक नया पर्यटक केंद्र के रूप में, हेरिटेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, उनको इसको रास नहीं आ रहा है। अयोध्या में भव्य श्री रामचंद्र जी के मंदिर बना, जिसको स्टे करने के लिए वो न्यायालय का शरण लिए, न्यायालय भी मार खा गए, 24 वकील लगाए थे। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना। कांग्रेस तो कहीं है नहीं। कांग्रेस एक वो भविष्य में कहेंगे और पढ़ेंगे हम लोग, तो एक थी कांग्रेस, जिसके फुलाना ठिकाना थे, आज वो कहीं नामो निशान नहीं है। ये आपको भविष्य में बहुत जल्दी से सुनने को मिलेगा। तो ऐसे कांग्रेस वाले को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और इसे गठबंधन की बात कर रहे हो, ये तो अभी सीट बंटवारे में उलझेंगे, लड़ेंगे। और गठबंधन का कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जिसका कोई नीति नहीं है, वो टिकता नहीं है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें जीतेंगे? कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के बड़े नेताओं का दावा है कि हम लोकसभा में जबरदस्त वापसी करने वाले हैं। चंदूलाल साहू जी, क्या लगता है? देखिए, पहली बात ये है, कांग्रेस तो कहीं नहीं है, समाप्त हो गया। और छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीट है, 11 की 11 इस समय जीतेंगे। कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम 11 सीट को जीतने जा रहे हैं। तो आप ये जो महासमुंद लोकसभा के जो पूर्व सांसद है चंदूलाल साहू जी को सुन रहे थे, चंदूलाल साहू जी ने दावा किया है कि इस बार मोदी की गारंटी पर जनता फिर से विश्वास जताएगी, मुहर लगाएगी। और छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा के 11 से 11 सीट है, इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।